also seen it that there was a time in the state, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लैंड से बोरो किया है, till 1947 there was a saying and there was a law, and it was famous like that: king can do no wrong. King can do no wrong mean to say king had absolute immunity. जी वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब आपने उनको एक कंप्लीट इम्यूनिटी दे रखी है टॉर्शियस लायबिलिटी से। तो इसका मतलब इफ दे आर इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी किंग इन ऑफिशियल्स, तो उनके किंग के ऑफिशियल्स कोई भी लेट्स से लॉ को पास करते हुए, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर वो किसी को भी एनी इफ दे कमिट एनी टॉर्शियस एक्ट, दे वुड नॉट बी लायबल, दे वर एब्सोल्युटली इम्यून, राइट। क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा था कि हमेशा हम कहते थे किंग इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जो राजा होता है वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, इसलिए वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, है ना। एक तो ये भी रीजन था। और जब हमारा वेलफेयर स्टेट या दूसरे तरह से हम देखते हैं तो हम स्टेट ने हमेशा अपने आप को द स्टेट ऑलवेज जस्टिफाइड दैट दे आर डूइंग सो मेनी वर्क एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स ओनली। एंड इसीलिए जो है दे स्टार्टेड क्लेमिंग इम्यूनिटी, क्योंकि हम तो स्टैट्यूटरी, वी डोंट हैव एनी पर्सनल थिंग, and we are discharging the duty under the statute। तो हम कोई अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं कोई भी काम, हम तो स्टैट्यूट के अंडर कर रहे हैं, इसलिए वी आर इम्यून। सो इसीलिए आप जब डिफेंसेस पढ़ते हैं दैट वन ऑफ द डिफेंसेस इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि विद द स्टेट इज परफॉर्मिंग दिस मल्टीफेरियस फंक्शन, और हो सकता है कि आप because running administration is a colossal, it's a very tedious and it's a very colossal task. It is not a child's play। तो यहाँ पे जब वो अगर कुछ वो गड़बड़ कर देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं तो उसमें वो यही कहते हैं जी हम तो जो है एक स्टैट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी पर्सनल किसी से थोड़ी कोई ग्रजेस या पर्सनली हम किसी को ऐसे हार्म नहीं करते। एंड दिस इज हाउ दे ऑलवेज वांटेड टू क्लेम इम्यूनिटी एंड दे टेक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज अ डिफेंस। तो तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम ये आते हैं कि जब स्टेट ऑफिशियल्स कुछ भी व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, ठीक है, ये लाइबिलिटी अराइज होती कैसे है। तो देखो ये लाइबिलिटी अराइज होती ही ऐसी है व्हेन द ऑफिशियल्स, बिकॉज लुक इन आवर करिकुलम we are understanding vicarious liability only in context of the state and its employees, state vis-a-vis its employees, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक सर्वेंट या जितने भी स्टेट के एम्प्लॉयज हैं, बीट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, बीट अ स्टेट गवर्नमेंट, बीट अ लोकल गवर्नमेंट, राइट। और स्टेट जिसको आप आर्टिकल 12 में वही फिर से वही जो स्टेट की जितनी भी एंटिटीज हैं, तो अगर इफ एनी ऑफ देयर ऑफिशियल्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, राइट, if they are committing any tortious act, right, or a wrongful act, right, only then vicarious liability comes into picture. Then because the next question is how far a state would be liable for atrocious acts of the committed by their employees or by their servant, is it clear? Yes, ma'am. है ना। Yes, तो ये हमारा जो है, तो जो लाइबिलिटी अराइज होती है उसमें द दीज वर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, and only in the context of the acts or only in relation to the acts which are authorized, ठीक है। जैसे कि आप जब अभी तो खैर आप फर्स्ट ईयर में हो, जैसे कि आप जीआरपी से जब आप पढ़ोगे और आप आई एम श्योर आप अरेस्ट की पावर से थोड़ा सा फेमिलियर भी होगे। तो देखो जब पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट की पावर दी गई है और वो अरेस्ट करते हैं, सो द पावर ऑफ मेकिंग अरेस्ट इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, right? If they are doing any authorized act, and while doing any authorized act they have committed any tortious act, क्योंकि देखो अगर वो ऑथराइज नहीं है और तब वो काम कर रहे हैं तो वो तो काम अपने आप में इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो द essence is during the course of employment while discharging their official duty, right, and for the act which they have been authorized। तो ये जो है इसका these are essential to make them liable, क्योंकि अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, राइट, या वो आपके जो है आपकी जो ड्यूटी है उससे किसी भी तरह से वो काम कनेक्टेड नहीं है, राइट,
या आप जो है वो क्या कहते हैं, मीन टू से यू वर नॉट ऑथराइज टू डू दैट एक्ट, तो इट मीन्स देन द इट इज आउटराइटली इलीगल। Vicarious liability arise ही तब होती है जब आप वो during the discharge of that duty, you know, any atrocious act or any wrongful act was committed against anyone. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो ये चीजें आपको लिखनी होगी कि उसका क्या रैशनल है, क्या रीजन है वाइकेरियस लायबिलिटी का। फिर आपको ये भी बताना होगा कि दैट एक्सटेंट ऑफ liability arises under this vicarious liability. ठीक है, how person was made liable. So during the course of employment, right, and act which are connected and with the authorized act, all these things you have to mention. Okay. उसके साथ ही आपकी एक मैक्सिम भी है यहाँ पे, qui fecit per alium fecit per se, right? Qui fecit per alium fecit per se. What it means? It means he who does an act by another does it himself. So this act, vicarious liability is actually based on this maxim, right? He who does an act by another does it himself. तो जब आपका इफ इट इज मीन टू से आप अगर किसी और के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका काम है, और इसीलिए आप लायबल हैं। सो इवन इफ समवन हैज कमिटेड अ रॉन्ग बट यू वुड बी लायबल। तो ये जो है मैक्सिम, ये तीनों चीजें आपको देखो इस तरह से लिखनी है। अब बिफोर स्टार्टिंग द केस एंड अदर थिंग्स, मैं आज में आपको और भी चीजें बताना चाहूंगी। तो हाँ, तो यस, तो हाँ, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को आप छोड़ दीजिए, इट इज नॉट रेलिवेंट, बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो आपका एक ये भी कुछ टेस्ट होते हैं डिटरमिन करने के लिए दैट हाउ फार this respondent superior or that's state is liable, क्योंकि आपका स्टेट जो है आप पे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, और राइट, और स्टेट जो है आप मीन टू से you are discharging the duty of the you know during the course of your employment, तो ये भी आपके टेस्ट होते हैं to identify that how far the state or you know the other authority or other person is liable. Okay, तो और यही नहीं, देखो ये वाइकेरियस लायबिलिटी जो है आपके जो हॉस्पिटल, जब नेग्लिजेंस की बात आती है तो हॉस्पिटल्स और ये जो है और ऑल्सो लायबल, यू नो, क्योंकि वाइकेरियसली इवन इफ इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ डॉक्टर, बट हॉस्पिटल वुड ऑल्सो बी लायबल। तो आपको इस तरह से ये चीज समझनी है। अगर आप बहुत क्लियरली इनको समझ पाते हैं और लिख पाते हैं, यू कैन knit together, okay, it is fine, but if you cannot knit it as of now, right, because you have to understand, you have to develop a lot of understanding, but यहाँ पे इसी तरह से आप vicarious liability को जो है समझते हो। तो you know, this is how you know the liability is fixed। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो चलो, तो अब हम अपने ना अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अ केस लॉ, अभिषेक, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? हेलो, अच्छा, हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द केस लॉ आई वांट टू टेल यू वन थिंग। देखो, आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे जो है इवोल्यूशन डिस्कस हुआ है, राइट? जैसे कि एक तो आपका नर्वस शॉक में, ठीक है, that first in nervous shock, the you know those psychiatric illness kind of thing was recognized, okay, and then the time came when the psychiatric illness was recognized but it could not be compensated, right? Then the subsequently, you know, yes, the psychiatric illness and this nervous shock was recognized, but only the injury to oneself. Then to it can be injury to your near and dear ones, and you know this aftermath incident was devised। उसके बाद आपका primary, secondary and all those things, right? So this is how the nervous shock evolved. Similarly, in the vicarious liability, you will find that there is also evolution in the concept of vicarious liability. Because time and again, I told you that look, we got independence in 1947, we got our constitution in 1950, and in 1950 much of our constitution was on the lines, you know,
the Britishers, they developed those laws. But then, when we had our own constitution, we slowly and gradually we started developing our own jurisprudence as well. We started, we every time the new interpretation of the constitution came. Right, so we have stopped looking to the Western countries or the Western constitution or to the Western world. We have started, just interpreting according to our constitution. ठीक है, तो यही जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है अपने आप में सेपरेट स्टेजेस से इंटरप्रिटेशन की, और हम इस तरह से जो है इट इवॉल्व, राइट. सो व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी एंड हाउ इट इवॉल्व, वी वुड लुक इनटू इट. और अगर आपके पास ये वाइकेरियस लायबिलिटी जब क्वेश्चन आता है, अगेन इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, please read question at least twice and try to find out what examiner has asked. आपका ये कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, अरे ये तो कस्तूरी लाल वाला केस है, ये तो विद्यावती वाला केस है, या ये तो चंद्रिमा दास वाला केस है, एंड यू विल कन्फाइन योरसेल्फ ओनली टू दैट केस लॉ. जहाँ पे भी आपके, अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे भी आपके जो लॉ का इवोल्यूशन ट्रेस किया गया है, राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, द क्वेश्चन माइट बी बेस्ड ऑन वन केस लॉ और मे बी द टू केस लॉ, बट आई रिक्वेस्ट यू इन 2 or 3 lines प्लीज सम अप द हाउ दिस लॉ हैज इवॉल्व्ड. ये मैं आप देखो, these are the tricks to get up to fetch your marks, because when you leave impression on the teacher that you have know this concept in entirety, कि चीज कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, तो you actually आपने बहुत अच्छा पेपर, और आपने ये समझ लीजिए कि आपने अपने लिए बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं. आर यू फॉलोइंग ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am, following you. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सिर्फ यही केस होता है और यही चीज लिखनी होती है. ठीक है, और आजकल टीचर्स भी थोड़े स्मार्ट, एग्जामिनर्स भी स्मार्ट हो गए हैं. वो कई बार क्या होता है, देखो केसेस में भी 2-3 केसेस कवर करते हैं, और उसके जो आंसर होता है या जो डिसीजन होता है उसको भी थोड़ा ट्विस्ट करके अपने मतलब क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करते हैं, बिकॉज वी वांट यू टू अप्लाई योर माइंड. हम चाहते हैं अपना माइंड अप्लाई करें. और ऐसा नहीं होता कि आंसर गलत है तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ऐसा नहीं होता. वी आंसर होते हैं आपकी रीजनिंग के, आंसर होते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के, आंसर होता है कि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा वो ठीक समझा. Because in law there is there cannot be any the one answer to all the problems. ठीक है, तो इसलिए आप कभी इससे में अपने को जज किया कीजिए कि आपने आंसर गलत हो गया. आंसर एक लाइन का होता है, आंसर पे बेसिस पे ज्यादा आपको जज नहीं किया जाता. इट हार्डली कैरीज 1 or 2 marks. मोस्ट ऑफ द मार्क्स जो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट के होते हैं, आपके जो होता है जिस तरह से आपने जो है पेपर को अटेम्प्ट किया है. ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो जब क्लास वगैरह हमारे सेशन ओवर हो जाता है तो टीचर काफी रिलैक्स होता है, तो इतनी सारी चीजें या इतनी सारी टिप्स बच्चों को नहीं बता पाता है. ठीक है, और आपको लगता है कि शायद एंड में हम मैम से सारी चीजें पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हाँ, तो अब हम आते हैं अपने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस पे. ठीक है, ये जो केस है, जैसे कि एज आई टोल्ड यू दैट वाइकेरियस लायबिलिटी एंड वी आर focusing only on that how far state is liable for the tortious act committed by its servant. अब इसमें क्या होता है, इसमें the actually the of course the case was on first on the trial mean to say before trial court. And what were the facts of the case? The facts of the case were, the defendant, he was a locomotive, he was a temporary employee of the appellant state of Rajasthan, and he was a motor driver on probation because temporary staff tha, है ना. And what happened, he was driving and he knocked down लाल. ठीक है, तो एक बार जो थे वो मतलब ड्राइव कर रहे थे, और उन्होंने जो था, ये जो जगदीश लाल थे, यू नो he mean to say he committed an accident, and as a result Mr. Jagdish Lal died. Now plaintiff यहाँ पे जो थे widow and उनकी minor daughter थी aged 3. they sued Lokomal and the state of Rajasthan. उन्होंने स्टेट और राजस्थान को स्यू किया फॉर डैमेजेस. अब जब उन्होंने स्टेट और राजस्थान को स्यू किया फॉर और लोकोमल को स्यू किया,
So the entire question, this is how the question, arose before the court, that whether the state is liable for the wrongful act of the done by their employees. ठीक है, कि भाई स्टेट ने क्या गलती करी, गलती तो वो ड्राइवर की है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने तो जो था केस को डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट ने जो था इस केस को रिवर्स कर दिया, उसके डिसीजन को। बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड दैट जब हाई कोर्ट को लगता है ना कि इस मैटर को मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना चाहिए, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट में जब आप एसएलपी फाइल करते हो हाई कोर्ट के बाद, ठीक है, जब आप अपील में जाते हो, तो क्या होता है कि आप ये देखोगे कि एसएलपी डिस्क्रिशनरी होती है ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यू कैन गो, यू कैन यू कांट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पर आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते जी हमें सुना जाए। अगर कोर्ट को लगता है आपकी इसमें कोई मेरिट नहीं है, कोर्ट विल, मोस्ट ऑफ द एसएलपीज आर डिसमिस्ड इन लेमाइन। इट मींस एट द वेरी थ्रेशोल्ड उनको एडमिट ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो लेकिन जब हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 133(1)(c) में सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इट एक्चुअली कन्वेज कि ये मैटर इट नीड टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो उस मैटर को जरूर सुनता है। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन हो सकता है, वो कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो सकता है, या वो कोई लॉ पॉइंट की क्लैरिटी या कुछ भी हो सकता है, राइट। वो हमें नहीं जानना, वो आप देखिएगा 133(c) में। तो ऐसे ही हाई कोर्ट ने जो था डिसीजन तो दिया, बट वो जो था yes, so this is how the appeal came before the Supreme Court. अब Supreme Court के पास में of course यही question, this is how this question came before the Supreme Court. Uh, whether the state would be liable for the atrocious acts of their committed by their servant, और इसका आंसर जानने के लिए, right, the court had to look into the constitution itself. क्योंकि देखो पहले हमारा बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता था क्या नहीं होता था, हम अब ब्रिटिश प्रैक्टिस में हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव टू लुक इन, वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन या स्टेट के रिलेटेड कोई भी इशू रेस होता है, हमें उसका आंसर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही जानना होता है, राइट। तो इसमें जो है आपका, तो सबसे पहले हमारा जो एक रेलिवेंट जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज आर्टिकल 300। ओके, तो कोर्ट हैज टू लुक इनटू आर्टिकल 300 ओनली, दैट व्हाट द आर्टिकल 300 हैज टू से अबाउट द स्टेट लायबिलिटी, ठीक है। तो आर्टिकल 300 जो है वो कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में sue or being sued in the name of India, government of state, or may be sue and sued in the name of that state, subject to any provision which may be made by an act of parliament or by legislature of such state enacted by virtue of the powers conferred by this constitution. I'm taking pause here because I have to describe these things. तो देखो जब आप आर्टिकल 300 को पढ़ते हो कि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस डाल सकते हैं, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट डाल सकते हैं, बिकॉज दे हैव sue and sued कैपेसिटी, राइट। इसको हम लीगल पर्सनैलिटी कहते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली रीडिंग दिस इन द जूरिस्प्रूडेंस। पढ़ रहे हो क्या जूरिस्प्रूडेंस में लीगल पर्सनैलिटी? हेलो, मैम स्कूल्स पढ़ रहे हैं जिन लोग, वैसे लीगल पर्सनैलिटी है आपके उसमें जूरिस्प्रूडेंस में? विद इन स्कूल मैम लीगल पर्सनैलिटीज हैं। अच्छा, तो लीगल पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जिसे लॉ जो है एक लीगैलिटी देता है, और जब आप कहते हो वो लीगल पर्सनैलिटीज का मतलब इट कैन सू एंड बीइंग सूड इन दैट नेम। अब आपकी लीगल पर्सनैलिटी है तो आप दूसरे पे केस भी डाल सकते हैं और दूसरा भी आप पे डाल सकता है। अगर आपकी लीगल पर्सनैलिटी नहीं है, जिसकी भी लीगल पर्सनैलिटी नहीं होगी, इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट केस नहीं डाल सकते, ओके, ठीक है। तो जब आप ये कहते हो ना लीगल पर्सनैलिटी स्यू, मतलब वो केस डाल भी सकता है और उनपे भी केस डाला जा सकता है। तो आर्टिकल 300 मेक इट एबंडेंटली क्लियर कि गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट है या कुछ भी हो, दे कैन बी सूड इन द नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तभी आप ये देखिए कि आप बहुत सारे केसेस आपके दिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस वर्सेस स्टेट, है ना, दे हैव sue and sued capacity, ठीक है। और ये sue कर इनके मतलब ये इनका कैपेसिटी है, और ये जो पावर है उनकी, ये जो कैपेसिटी है, इट इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट मेकिंग, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज, टू टू फ्रेम लॉज कि किस किस तरह से आप उनको स्यू कर सकते हो। पार्लियामेंट के पास पावर है, ये पार्लियामेंट लॉ बना के वो एरियाज रख सकती है कि कहाँ आप गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो this is what these three first four lines are saying. Now next is be sue or being sued in relation to their respective affairs in the like cases, okay, as the dominion of India and the corresponding provinces or the corresponding Indian states might have sued or been sued in the if the constitution has not been enacted. तो देखो यहाँ पे अब वो दो बातें और करते हैं। वो ये कहते हैं कि या कॉन्स्टिट्यूशन के में कहता है कि वो सू एंड सूट कर सकते हैं, वन थिंग। सेकंड वो कहते हैं कि ये जो आपकी पावर है या राइट है आपको सू एंड बीइंग सूट करने का, इट इज सब्जेक्ट टू द पावर if the subject to the laws which the parliament has enacted, if the parliament has enacted any such law, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट ने उस एरियाज पे कोई लॉ नहीं बनाया है तब आप क्या करेंगे? तो तब आप उनको उन्हीं उसी तरह से सू एंड स्यू करेंगे। वो मतलब उनकी वही लीगल पर्सनैलिटी होगी जो कि एक डोमिनियन ऑफ इंडिया की थी प्रायर टू इंडिपेंडेंस और प्रायर टू व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट देयर, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया नहीं आया था तब इंडिया वाज अ डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक इंडिया का एक डोमिनियन स्टेटस था। तो जब इंडिया का डोमिनियन स्टेटस था, किन किन एरियाज में आप उस डोमिनियन उस गवर्नमेंट को राइट गवर्नर जनरल काउंसिल को स्यू कर सकते थे या वो आपको स्यू कर सकते थे। आपको सिमिलर वे में आप आज भी स्यू कर सकते हो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए अगर इस एरिया से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन आती है या कुछ ऐसे एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज होती है लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने उस सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ नहीं बनाया है, तो इसका मतलब वो किन लॉ से कवर होगा? वो उन्हीं लॉ से गवर्न होगा विच वर प्रिवेलेंट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जिस तरह से उन इश्यू से डील किया जाता था उन्हीं इश्यू से हम अब डील करेंगे, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज नॉट इनेक्टेड एनी लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, पर अब वो कौन से एरियाज हैं और किस तरह से करेंगे? आर्टिकल 300 इज नॉट सेइंग दिस थिंग, ओके। अब आर्टिकल 300 को देखने के बाद क्योंकि बिकॉज वो ये कहता है कि मीन टू से that you know the state or legislature if there is no parliamentary law can be sued or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the dominion of India and the corresponding provinces or corresponding Indian states might have sued or been sued if the constitution had not been enacted, ठीक है। तो अब जब आप वो डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यू नो इट मींस दे हैव टू गो बैक प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हाट वाज व्हाट वाज पोजीशन प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे उनको देखना मीटू से हियर दे हैड टू लुक इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ you know this government of India act of 1915 and section 176. So government of India act of section 176, what it says the federation, because at that time अगर आपको देखो इंडियन हिस्ट्री का कुछ थोड़ा आइडिया होगा तो आप ये देखोगे कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ देन वी हैव चार्टर्स एक्ट एंड सो मेनी थिंग्स राइट, जिसके बेसिस पे दे हैव दे हैव गवर्नड देयर इंडियन कॉलोनी राइट। तो इसीलिए हमें जो है क्या कहते हैं कि हमें पीछे 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 जाके देखना पड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पोजीशन थी आपको वो देखना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से पहली जो पोजीशन हमें मिलती है वो मिलती है 1915 एक्ट में अंडर सेक्शन 176। एंड व्हाट 176 सेज, क्योंकि उस टाइम हमारा जो था जो इंडिया थी वो इट वाज अ फेडरेशन गवर्नमेंट, फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। सो फेडरेशन में भी सू एंड बीइंग सूड इन द नेम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जैसे आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, आपको याद हो तो 1915 के एक्ट से हमारा फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था। और फेडरेशन गवर्नमेंट में मतलब अब फेडरेशन ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसे हम आप स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं, स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी हम sue and sue कर सकते थे without prejudice to the subsequent provision of this chapter, may subject to any provisions which may be made by act of federal or provincial legislature enacted by the virtue of powers conferred on the legislature by this act, or be sued in relation to the respective affairs as like cases in the secretary of a state in council might have sued or been sued if the
एक्ट हैज नॉट बीन पास्ड। तो अब ये फेडरेशन, वो कहते हैं कि फेडरेशन से पहले क्या था। देखो पहले जो था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पॉज लेके चीज, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। किसने पढ़ी है हिस्ट्री, जल्दी बताओ। अभिषेक आपने पढ़ी है, लेकिन आपकी वॉइस तो अभी थोड़ा सा ऑडिबल नहीं है क्लियरली। एनीवन एल्स? आई हैव 48 स्टूडेंट्स, कम ऑन। 48 में किसी ने तो पढ़ी होगी, सिर्फ अभिषेक के थोड़ी होंगे। सारे कॉमर्स वाले हैं। हाँ जी, I चलिए don't कोई। know about the others. हाँ I don't तैयार। know about the others. I'm from the commerce. अच्छा अच्छा, ओ शिवा इज देयर। हाँ शिवा प्लीज, वेरी हैप्पी। हाँ बताइए शिवा, यू वांट टू से समथिंग? यस। Ma'am, I have my graduation in history. हिस्ट्री। हेलो हेलो। Yes, ma'am, I have my graduation in history. हाँ तो जल्दी से बताओ वो, कि भाई इनको जल्दी से बताओ कि जो कॉलोनियल, जो हमारा जो लीगल हिस्ट्री में देखो पहले हम पढ़ाते थे हमारे ना, किस तरह से हाई कोर्ट बना, क्या पढ़ा बना। तो अभी जल्दी से ये बताओ कि जैसे हमारा कैसे ब्रिटेन, बहुत ही क्विकली, हाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल एंड हाउ द लॉज वर मेड। बता सकते हो वेरी क्विकली? Ma'am, during British rule. हाँ ब्रिटिश रूल से, हाँ, लेके कॉन्स्टिट्यूशन के आने तक कैसे कैसे हुआ, मेजर डेवलपमेंट्स। ठीक है, मेजर दिस इज डेवलपमेंट शुरू हुए थे 1773 से, जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके वेरी बाद गुड। से दे स्टार्टेड, बेसिकली ऑल द लॉज वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सप्रेसिंग द nationalism and Indian people. In अच्छा the gist of it says, अच्छा, उसके बाद uh, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ये सारे एक्ट ऑफ 1858, ये सारी चीजें बताते जाओ, मैं जो उसके जानना बाद चाह रही सिपॉइज म्यूटनी के बाद पहला हुआ था। उसके बाद में 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, आई हूँ। थिंक 1919। उसके बाद 1935 में फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिससे तो मोस्टली गवर्नमेंट उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टेब्लिश हुआ था 1950, 15 और 35 के एक्ट में, क्या था डिफरेंस और क्या था वो? मैम डिफरेंस ये था, पहले वाले में बाइकैमरलिज्म आया था, फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया था, फिर हमने उसको दोबारा से अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म और जी, 1935 में। हम्म। और ठीक मैम है। इसके अलावा ड्यूअल पॉलिटी भी पहले डाली गई थी। अच्छा चलो ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि देखो ऐसा है कि हम, देखो आप सब जानते हैं कि द ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया, बिकॉज ये चीज ना यहाँ पे बहुत ही मतलब जल्दी से रैप अप कर रखी है, बट ये वन शुड बी नोइंग। ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट वाली बात नहीं थी। तो वो आपके शायद जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो जो थे वो फरमान लेके, मतलब वो चले गए, तो उनको दे केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जो था, उन्होंने जो था वो दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनटू इंडियन सिस्टम। आपकी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दिस इज हाउ दे स्टार्टेड एक्वायरिंग अ दीवानी राइट। उन्होंने लोकल राजाओं से लड़ाई झगड़ा करके उनको हरा दिया, जो भी इंट्रीग करके, बहुत सारी चीजें करके। और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से जो था उनका ये बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट है। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड, they actually established their foot, it established their foothold in Indian subcontinent। क्योंकि वहां से दीवानी राइट का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड देयर कंट्रोल। और उसी के रिलेटेड वो और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए ही उनके बहुत सारे वो पॉलिसीज वगैरह ये सब लेकर आए, और रोकड़ राजाओं से लड़ना झगड़ना ये सारी चीजें, ओके ओके। तो लेकिन जब 1980, तो ये सब चलता रहा और तब तक कंपनी का ही रूल था, देयर वाज नो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व, राइट। बट इन 1857 वी विटनेस दिस सीपर म्यूटनी, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, दे कॉल इट अ सीपर म्यूटनी। तो वहां पे जो था उसके बाद, क्योंकि जब वो रेबिलियन एक तरह से हुआ, एंड दिस टर्न आई ओ, मतलब दिस वाज अ आई ओपनर फॉर अ क्या कहते हैं, तो फॉर अ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि जो इंडिया था, दे बिकेम रिच एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियंस, एंड दिस इज सो ट्रू। ठीक है। आपकी एक बहुत ही, शशि थारूर की बहुत ही फेमस स्पीच है उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कभी उसे देखना, आपके बड़े सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो। तो तो उन्होंने जो था वो, हाँ, तो जब उनका आई ओपनर, तो दैट वाज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कंपनी रूल एंडेड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर। सो द कंपनी रूल एंडेड एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1858 से जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी आ गई।
और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले ऐसा नहीं था जिस सेक्रेटरी होता, मतलब सबसे पहले गवर्नर जनरल काउंसिल, नो, एट दैट टाइम देयर वाज अगेन आपके जो थे एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, ठीक है, और मतलब एक किंग ऑफिशियल्स होते थे। बट 1950 में उन्होंने सेक्रेटरी को अपॉइंट करना शुरू करा। 1935 एक्ट से गवर्नर जनरल इन काउंसिल बननी शुरू हुई, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटेस्ट इंडिया में होते रहे राइट्स के लिए या अपने नेशनल्स की वेव आगे बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि 1858 में पहले कंपनी का रूल था, उसके 18 कंपनी के सिर्फ ऑफिशियल्स हुआ करते थे, नो सेक्रेटरी नथिंग। 1958 से देयर वाज अ सेक्रेटरी जनरल, राइट, एंड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जिसे आप कह सकते हो। 1935 से दैट गवर्नर जनरल सेक्रेटरी वाज गवर्नर जनरल काउंसिल, ही वाज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर जनरल काउंसिल। और 1935 एक्ट से जो था, और फिर हमारा even 1950 तक हम we ran our administration according to 1935 act only, and जब 1950 में हमारा constitution आया, so of course we ran our government, we are running our government according to the constitution। तो अब जब हम vicarious liability की बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 300 कहता है कि yes they can be sued and be sued, और वो उसी तरह से sue and sue किए जा सकते हैं जैसे कि वो ब्रिटिश के टाइम में किए जा सकते थे। तो ब्रिटिश के टाइम में हम सबसे पहले पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 सेज कि वो उसी तरह से sue किया जा सकता है जिन्हें अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1950। 1950 एक्ट के सेक्शन 176 को देखते हैं तो फिर से वही बात कहते हैं कि yes they can be sued in the similar way as they can be sued by act of 21 and 22 of the Victoria chapter, right, और and section 65 of 1850 एक्ट। तो जब कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और जब उन्होंने जो वो रूल बनाया, मतलब द सेम we have to trace that what was the liability, how the liability of these employees, right, जितने किंग के ऑफिशियल्स की जितनी एक्सटेंट तक लाइबिलिटी होती थी, उसी एक्सटेंट तक आज के टाइम में आपकी जो है स्टेट के ऑफिशियल्स की लाइबिलिटी होगी। इवन दो नो किंगशिप, बट जिस एक्सटेंट तक स्टेट किंग के ऑफिशियल लाइबल होते थे, उसी एक्सटेंट तक उसी तरह से अब जो है स्टेट के एम्प्लॉयज, स्टेट के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लाइबल होंगे। इज इट क्लियर और नहीं? यस मैम, यस मैम। सबको क्लियर है? तो अब से प्रखर कोई क्लियर है? नो मैम क्लियर क्लियर। है। हाँ, तो Yes, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, तो इसमें आपका जो पैराग्राफ 7 वुड गिव यू दिस थिंग कि दैट एक्ट ऑफ 60 सेक्शन 65 ऑफ एक्ट ऑफ 1858। और आप ये देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल शैल मे sue and be sued as well as in India and in England by name of secretary of state in council as a body corporate, and all personal body politic shall may have a share and take the same suits, remedies and proceedings legal and equitable against the Secretary of State and Council of India as they could have done against a said company। तो जो कंपनी की लाइबिलिटी हुआ करती थी ना, why if the company officials are doing any wrongful act or any tortious act, to what extent the company would be liable? Similarly, the Secretary of State or Secretary of State in Council would be liable। तो देखो जो कंपनी के ऑफिशियल्स की लाइबिलिटी होती थी, राइट, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल की लाइबिलिटी होगी अंडर एक्ट ऑफ दिस 1858। उसी तरह से सेक्रेटरी इन काउंसिल की जो है लाइबिलिटी होगी अंडर एक्ट ऑफ 1915। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की लाइबिलिटी होगी अंडर एक्ट ऑफ 1935। एंड देन इन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट ऑफिशियल्स और हमारे ऑफिशियल्स की भी लाइबिलिटी होगी द सिमिलर वे द कंपनी ऑफिशियल्स वर लायबल। तो जिस तरह से उनकी लाइबिलिटी होती थी उसी तरह से हमारी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। एंड ठीक है, तो ये जो है आपका, सो प्लीज रीड इट। अब आप जब एक्सटेंट ऑफ बट लेकिन ये कहते हैं कि मतलब शैल टेक द सेम shall take the same proceedings legal and equitable against the secretary of the state in council। Now the question arises that what is the extent of the liability of East India Company। अब आपका इसका मतलब आपकी सेम वही लाइबिलिटी होगी स्टेट ऑफिशियल्स की आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज भी होती थी। आर यू फॉलोइंग? हेलो? यस मैम, वी आर फॉलोइंग। है yes ना? मैम। तो वही लाइबिलिटी होगी। अब आपके ईस्ट इंडिया एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी किस एक्सटेंट तक होती थी, यू हैव टू फाइंड दैट। अब आपको वो चीज देखनी है। तो यहाँ पे पैराग्राफ 8 में आपका पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी केस वाज कंपनी वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन केस इज गिवन।
and it is very important case. It please do write it. अब हालांकि आज के टाइम में देखो, honestly speaking, this is not important, but it is important because from the academics point of view and from the examination point of view. आज के टाइम में अब आप ये देखेंगे, जब हम फाइनली हम आज की पोजीशन डिस्कस करेंगे, आप ये देखेंगे ये सारी चीजें यूजलेस हो चुकी हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें यूजलेस हो चुकी हैं. बट देन बिकॉज यू हैव टू राइट एग्जाम, राइट, यू हैव टू राइट एन एग्जाम, तो लेकिन आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी. आपको सारा डेवलपमेंट ट्रेस करना ही होगा. ठीक है. तो इस केस में यही हुआ कि जस्टिस पीकॉक वाज देयर, और इस केस के फैक्ट्स यही थे कि अ सर्वेंट यू नो of a plaintiff, of plaintiff was proceeding on a highway, ठीक है, in the and he was driving a pair of horses belonging to the plaintiff, right? And then he committed an accident. And when he committed an accident, he was a employee of a government, right? He was a, mean to say, servant of the government, employed at the government dockyard at Kidarpur. तो जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट एंड ही वाज working in the this dockyard. So now the accident which took on highway, which was caused by the servant of the government, right? He was a negligent, right? And as a result, the accident happened. Okay. Now the plaintiff company claimed damages against the Secretary of State for India for a damages thus earned. तो अब जो कंपनी थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो है डैमेजेस क्लेम करते हैं, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय थे और उन्होंने जो है वो एक्सीडेंट किया. तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे जो था टू थिंग्स एमर्ज्ड. तो एक तो वो ये कहते हैं, एक टू थिंग्स यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एमर्ज हुए. एक कॉन्सेप्ट वो ये कहते हैं कि देखिए जी, it cannot be liable for any damages occasioned by negligence of his servants or a person's employed, and because it is a true attribute of sovereignty that a state cannot be sued in its own court without consent. ठीक है, दिस यू विल फाइंड इन पैराग्राफ 9. देखो, एक व्यू पॉइंट तो ये है कि जी स्टेट के ऑफिशियल कोई भी गलती कर ले, इवन दो दे आर नेग्लिजेंट. हमने टॉट में यही सुना दैट इफ अ पार्टी इज अ नेग्लिजेंट दे वुड बी लायबल. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, राइट? But when it comes to this vicarious liability of the state, so one viewpoint was कि जी स्टेट तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, स्टेट will never be liable. Okay, and king cannot be guilty of personal negligence or conduct, and consequently he cannot be responsible. Or there was a time, as I told you, till 1947 there was a time, क्योंकि ये तो केस 1861 का है, तो there was a time जो कि ये सेइंग चलती थी that king can do no wrong. किंग कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है. तो इसका मतलब यू आर गिविंग ब्लैंकेट इम्यूनिटी, कंप्लीट इम्यूनिटी टू द किंग, कि जी किंग कोई गलत काम नहीं कर सकता. ठीक है. और यहाँ पे जो है आपका, तो उन्होंने यही कहा कि जी एक वन व्यू पॉइंट वाज दिस, बट देन अनदर व्यू पॉइंट वाज दैट लुक, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सॉवरेन एट्रीब्यूट और सॉवरेन फंक्शंस की जो बात आती है, वो यहीं से शुरू होती है कि देखिए स्टेट जो भी काम करता है वो एक सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, वो एक सॉवरेन एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो काम आप और मैं नहीं कर सकते हैं, वो स्टेट करता है. और इसलिए अगर स्टेट उन कामों को करती है, थोड़ा नेग्लिजेंट भी होता है या इवन इफ कमिट्स एनी अट्रॉसिटी एक्ट, द स्टेट वुड नॉट बी लायबल बिकॉज स्टेट एंजॉय सॉवरेनिटी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो था, द लॉ वाज अगेन, द लॉ वाज लाइक, इट वाज ऑफ जस्टिस पीकॉक व्यू कि लुक, यू हैव टू सी what kind of action, what kind of act this employee was doing. देखो, अगर वो एक इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो कि इट कैन बी डन बाय एनी, इवन बाय अ प्राइवेट पर्सन. ठीक है. यू आर डूइंग एन एक्ट which even a private person can do, जैसे कि driving. Okay, so what is so special and what is special about it, and what is a sovereign function in it, what is a sovereignty in it? अगर आप एक वो काम कर रहे हो जो एक प्राइवेट पर्सन कर सकता है, तो यू and if the private person would be liable while committing that wrong, why the state would not be liable, or why the state should not be liable? Are you following, all of you? Yes, ma'am, we are following, but just figuring out. अच्छा, Yes, ma'am. तो ठीक है. तो देखो, इसका मतलब है कि देखो, ठीक है, स्टेट जो होता है वो डिफरेंट फुटिंग पे होता है. ओके.
है ना। स्टेट जो होता है वो एक डिफरेंट फुटिंग पे होता है, और क्या कहते हैं, एंड इट इज सो ट्रू कि स्टेट जो है वो डिफरेंट फुटिंग पे है, बिकॉज स्टेट जो है एक मल्टीफेरेस फंक्शन काम करता है, और स्टेट सबके भले के लिए काम करता है, स्टेट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, सारी बातें सही हैं, लेकिन और स्टेट एक सॉवरेनिटी भी इंजॉय करता है, ये भी सही है। बट लेकिन अगर आप जो है वो एक काम कर रहे हो जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन भी कर सकता है, so then you cannot claim sovereignty in that, right? So it is nothing sovereign and nothing sovereign about it. Huh? Yes, yes. Hello. Nothing, ma'am. Nothing, ma'am. You ठीक can है, continue. तो इसका मतलब अगर आप वो काम कर रहे हो जो कि एक जो कि वो काम कर रहे हो जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन या कोई भी कर सकता है, तो इसमें आप यू कांट क्लेम अ सॉवरेन, इट कैन नॉट बी अ सॉवरेन एट्रीब्यूट। एंड or if a let's say if a private person is driving a vehicle or driving a car and he commits an accident, if he would be responsible, he would be liable for a tortious act, right? Why then why this government official would not be liable or should not be made liable? Because driving a car has nothing to do with a sovereign function, even though it was attached to the government, वो this किडोपोर और ये सब। तो यही था जब राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस में यही हुआ, even though that car was attached to the state government, right? और जो ऑफिशियल था वो एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए जरूरी वो कोई ऐसा काम नहीं है कि उसके वो स्टेट ही करेगा। तो इसलिए सो दिस थिंग शुड नॉट बी प्लेडेड। और आप ये देखिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज, दे कुड बी मेड लायबल व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, राइट? How could you give your same this immunity now when India is independent? तो लायबिलिटी तो उनकी तब भी थी when India was not free, क्योंकि लॉ भी यही कहता है कि दैट यू विल टेक, है ना, यही तो हमने पढ़ा है कि दैट सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया दे वुड सॉरी हाँ कॉर्पोरेट एंड ऑल पर्सन्स बॉडीज पॉलिटिक्स शैल मे टेक अ सेम सूट्स रेमेडीज एंड प्रोसीडिंग्स लीगल एंड इक्विटेबल अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो दे कैन बी एक्चुअली sued इन द लाइव केसेस। तो अगर लाइव केसेस में जिस तरह से गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज या किंग के ऑफिशियल्स को स्यू किया जा सकता था, उसी तरह से आपको भी स्यू किया जा सकता है, राइट? Yes, क्लियर ma'am. और नॉट? ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। सो ओके, तो देयर इज नथिंग सॉवरेन अबाउट इट। और उसके बाद यही तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट डिसाइडेड, एंड नॉट ओनली दिस, इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। देखो आप ये कहते हो किंग कैन डू नो रॉन्ग, ओके फाइन, बट इन इंग्लैंड इटसेल्फ देयर वाज अ क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट ऑफ 1947, and with this Crown Proceedings Act of 1947, they even now they have clearly made the king officials liable for a tortious act. अब किंग को जो है, किंग के ऑफिशियल्स को कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है, इवन किंग ऑफिशियल्स आल्सो लायबल। तो आपकी जो मैक्सिम थी दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, इट इज नो लॉन्गर ट्रू नाउ। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी तब भी इन लोगों को जो था मीटू, तब भी इन ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉयज कुड बी मेड लायबल, किंग ऑफिशियल्स कुड बी मेड लायबल, सो व्हाई नॉट इन फ्री इंडिया? And there is nothing about driving a car has nothing to do with the sovereign functions. It can be done by any private person, it can be done by anyone, and if the state officials or the state would be liable in a similar way, the a private person could be made liable, right? तो यहाँ पे जो था, and this is the observation the court made, right? Right? तो यहाँ पे जो था इसी तरह से एंड द कोर्ट मेड ऑब्जर्वेशन कि ये बहुत ही फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है जस्टिस को लेके, राइट? And such kind of immunity could not be given, and this is how the court dismissed this this appeal, right? So ये this is Okay. how the court decided, ठीक है? Hmm. Yes, ma'am. हाँ, तो यही जो है, अब क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्टिक सोसाइटी है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को देखते हुए जो था कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी किया कि दिस 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 एक्चुअली
अब हम इस प्रिंसिपल्स पे नहीं चल सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज हाउ द कोर्ट डिसाइडेड. ओके. Okay. Ma'am, many of the students are asking for a bit 5 minute break. Can you 5 minutes just ब्रेक. yes, ma'am. हाँ चलो हम 5 मिनट्स ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम एक और स्लो करते हैं. बट मुझे लगता है 8 o'clock इज वेरी लेट. आई वी शुड हैव Uh, मेड इट 7 और समथिंग. Yes, the time is yes, here. ma'am. Okay. Yes, ma'am. है ना. Yes, तो ma'am. चलो हम फटाफट फिर एक केस लॉ, या फिर हम ब्रेक के लेके एक केस लॉ करके जब हम अपनी क्लास वाइंड अप कर देते हैं. हाँ ये बेटर रहेगा. Okay, है ma'am. ना. That would be great. क्योंकि हाँ बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो मुझे थोड़ा सा ना Mhm. थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना. Okay, ma'am. And ठीक है. Okay. व्हाट Yes, हैपेंड. ma'am. Nothing, ma'am. नहीं नहीं, आई थिंक दिशा वांट्स टू से समथिंग. मैं जल्दी से क्विकली ये और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है और ये बहुत फटाफट भी हो जाएगा. हालांकि मेरा तो मन था कि मैं पूरा वाइकेरियस लायबिलिटी खत्म कर देती, बट चलिए वो तो शायद नहीं हो पाएगा. कस्तूरी लाल रेला राम जैन वर्सेस यूपी. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. आपने भी शायद पढ़ा भी होगा जब आप जो थे क्या कहते हैं, आपने एंट्रेंस की तैयारी करी होगी. इसमें क्या था कि जो Ma'am, can you एप्लेंट. just brief the facts so that we can हाँ हाँ, maybe मैं वो फैक्ट्स तो देखो मुझे ब्रीफली ही बताने हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में डल नहीं करूँगी. जो एपेलेंट थे वो एक फर्म थी जो कि बुलियंस में डील करता था. और वन ऑन द नाइट ऑफ 20 सितंबर 1947 रैला राम जो थे ही अराइव एट मेरठ राइट स्टेशन. और उनको समझा गया कि ये बहुत ही कुछ सस्पेक्टेड उनको समझा गया. एंड देन व्हाट द पुलिस डिड. पुलिस अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स, जबकि ही वाज अ मर्चेंट. ओके. और उनके पास जितना भी गोल्ड सिल्वर था, बिकॉज ही वाज डीलिंग इन बुलियंस राइट, तो उनके पास 103 तोलास जो था एंड 6 माशास 1 रती सिल्वर वेइंग 2 माउंट्स एंड 6.5 सीयर्स. जो भी था उनके पास गोल्ड वगैरह वो सब सीज कर लिया गया. और उसको जो था एक जो पुलिस स्टेशन का माल खाना होता है वहां रख दिया गया. अब उसमें क्या हुआ कि वन डे वाज अ मोहम्मद आमिर राइट, हु वाज अ हेड कांस्टेबल. और वो उनके सारे जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी उनका ये जो था बुलेट्स वगैरह उनको लेके वो ही फ्लेड टू पाकिस्तान. yes, ma'am. Now I remember ठीक all of that है case. ना. Yes. तो अब जब वो अब लेके यहाँ पे जो था पिटिशनर ने ही sued दिस स्टेट ऑफ यूपी एंड ही डिमांडेड बिकॉज ही नीड टू बी कॉम्पनसेटेड. ठीक है. एक तो उनको अरेस्ट किया गया और फिर इस तरह से क्योंकि मालखाना से मतलब से मालखाना वाज अंडर द गवर्नमेंट ओनली. तो उन्होंने जो था उनको नेग्लिजेंस के लिए स्यू किया और उनसे कंपनसेशन भी मांगा. तो सबसे पहले तो यही देखना है कि क्या जो पुलिस ऑफिसर थे वो नेग्लिजेंट थे. सॉरी. तो यहाँ पे देखो इसमें आपका फ्रॉम पैराग्राफ 8 ऑनवर्ड्स और यहाँ पे अगेन जो था हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट आता है एंड द कोर्ट हैज टू लुक इनटू सुप्रीम कोर्ट हैज टू लुक इनटू दिस मैटर. क्योंकि यहाँ पे एक वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट है टू व्हाट एक्सटेंट स्टेट इज लायबल फॉर अ tortious act of their employees. बिकॉज द हेड कांस्टेबल वाज अ इन द यूपी पुलिस. तो अब यूपी पुलिस के सेक्शन यूपी गवर्नमेंट कहाँ तक लायबल है. तो सबसे पहले द कोर्ट में जो वी हैड टू डू इनटू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. तो कोर्ट ने जो था स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 54 देखा जो कि अरेस्ट से डील करता है. ठीक है. सो देयर वाज नो प्रॉब्लम सो फार अरेस्ट इज कंसर्न. सेक्शन 50 550 कोर्ट लुक इनटू व्हिच टॉक्ड अबाउट सीज कि किस तरह से आप सीजियर करते हो. सेक्शन 51 विच टॉक्स अबाउट सर्च, तो किस तरह से आप सर्च करते हो और सीज करते हो राइट. ये सारे प्रोविजंस को देखा. उसके बाद द कोर्ट आल्सो लुक इनटू द यूपी रेगुलेशंस 166 165 which gives a detailed provision कि जब आप किसी प्रॉपर्टी आपको जब आप कस्टडी में लेते हो राइट, हाउ टू मीन टू से देखो आप सीआरपीसी में भी ये चीज पढ़ोगे कि पुलिस के पावर कब अरेस्ट कर सकती है कब अरेस्ट नहीं कर सकती है. दे हैव अ पावर टू सर्च एंड सीजर. वो कब कब सर्च करेगी और सर्च के क्या प्रोसीजर है. एंड इफ दे फाइंड एनी आर्टिकल दे कैन सीज दोज आर्टिकल्स. तो जो वो सीज करके उनको किस तरह से कस्टडी में लेगी, देयर इज अ डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर दैट. और वो तब भी था. ठीक है. तो जब हम इन सब प्रोविजंस को हम देखते हैं तो अगेन यू नो
So so far as the arrest is concerned, it's okay. It is okay. But the way he was searched and the property was seized, it was not according to the procedure which was laid down in this UP Police Regulation Act. UP Police Regulations. क्यों? क्योंकि वहां पे वो ये कहते हैं कि देखिए सबसे पहले आप जब भी प्रॉपर्टी को सीज करते हो, जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। इवन टुडे इट इज द लॉ इज सेम, बाय एंड लार्ज सेम। तो जब भी आप किसी को पहले सर्च करते हो तो सर्च का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। चलिए आपने जो सर्च किया ओके, बट आपको जब कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आपको उसको सारी लिस्ट बनानी होती है, राइट। उसको सीज करने से पहले आप उसको वे करते हो, राइट। उसको प्रॉपरली मतलब उसको आपको एक इन्वेंट्री बनानी होती है कि क्या चीज मिली, वो कितने वेट की थी। फिर आप उसको प्रॉपरली सील करते हो पैकेट्स में, राइट। पैकेट्स को नोट डाउन करते हो, एक जनरल डायरी में एंट्री करते हो, ठीक है। वेट एंड स्केल्स उस पे जो मेंशन करते हो, राइट। और इसको आप जो है हैंड ओवर करते हो जो मलखाना का जो भी मीटर से हु इज इन चार्ज ऑफ दैट मलखाना, राइट। और वो उन्हीं की कस्टडी में और एक प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर की कस्टडी में रहते हैं अंटिल इट इज फाइनल डिस्पोज्ड ऑफ। तो जब तक केस का पूरा वो सामने नहीं आ जाता, वो उन मालखाने की कस्टडी में होता है, क्योंकि जो इंचार्ज होते हैं मालखाना के, राइट, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी रखी जाती है। एंड एक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो होता है, राइट, जैसे आप आईओ या कुछ भी कह सकते हैं, ये उनकी भी मतलब उनके सुपरविजन में होता है, ओके। और इसी तरह से जो होता है, और जब आप इनको आप इस तरह की प्रॉपर्टी को सीज करते हो तो यहाँ पे जो होते हैं सेपरेट वॉल्स भी होते हैं, और इस तरह से उस प्रॉपर्टी को रखा जाता है। लेकिन जब हमने ये चीज देखी कि मतलब यहाँ पे जो था, जब इस प्रॉपर्टी को इस तरह से दे हैव एक्चुअली फ्लाउटेड द प्रोविजंस, इट वाज नॉट done the way the procedure was laid down in the UP Regulations Act, ठीक है। यूपी रेगुलेशंस उस तरह से इसको नहीं किया गया। तो इसका मतलब जब लॉ कहता है आपको यू हैव टू डू द थिंग्स लाइक दिस एंड यू आर नॉट डूइंग इन दैट वे, इट मींस यू वर नेग्लिजेंट। सो देयर वाज इनहेरेंट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द यूपी पुलिस, ठीक है। आप नेग्लिजेंट तो थे, बट अब क्वेश्चन ये आता है, कैन देयर स्टेट ऑफिशियल बी मेड लायबल फॉर अ नेग्लिजेंट एक्ट, और स्टेट कैन बी मेड liable for a negligent act of their employees? Second question is this. तो यहाँ पे आप ये देखोगे अगेन इन पैराग्राफ 11 कोड ब्यूटिफुली एंड वेरी succinctly delve into the state of राजस्थान वर्सेस विद्यावती, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ Ma'am, पे can you लिखा, mention the page number and paragraph number? देखो पैराग्राफ 11 आई टोल्ड यू, Oh, okay, ma'am. Got it. Got it. ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये कोर्ट ने जो था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस को दोबारा से देखा है। तो एंड यहाँ पे कोर्ट ने कहा, मतलब वाज ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट द क्लेम्स इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एंड दिस केस, क्योंकि पिटिशनर ने जो था अपना क्लेम इसी पे रिलाई करा कि भाई देखिए जो है वो इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते हैं और दिस इज हाउ दे शुड बी मेड लायबल। लेकिन यहाँ पे जो है एक स्टेट साइड से एक प्ली आता है कि दैट देयर इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एंड दिस केस। दोनों के क्लेम में बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वी हैव टू लुक इनटू इट। देखो डिफरेंस ये है कि एक जो था आपका, अगेन द कोर्ट ने वो सारी चीजें देखो दोबारा से, जो कोर्ट था आर्टिकल 300, आर्टिकल एंड देन सेक्शन 65 ऑफ एक्ट ऑफ 1915, देन सेक्शन 176 ऑफ एक्ट ऑफ 1935, ये सारी चीजों में डील कर रहा है। तो वो भी बहुत ब्रीफली कोर्ट ने पैराग्राफ 13 एंड 14 में दे रखा है, ठीक है। जो हमने भी डिस्कस किया था ना कि आर्टिकल 300 जो कहता है स्यूट कैपेसिटी, फिर आप पीछे जाते हैं तो आपको एक्ट ऑफ 1935 का सेक्शन 176 मिलता है। सेक्शन 19 आर्टिकल एक्ट ऑफ 1935 कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1915। तो फिर हम सेक्शन 32 देखते हैं एक्ट ऑफ 1915 का, इट सेज सेक्शन 65 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। So, this is how we have actually tried to trace back the history, how the officials could be made liable, right? Or how the government could be made liable for atrocious acts of their servant, right? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ब्रीफली 13 एंड 14 पैराग्राफ में मिलेगी, इससे ज्यादा ब्रीफ आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है।
और ये सारी चीजें जो है और उसको डिटेल में भी जो है, और फिर वो एक्ट ऑफ 1858 में किस तरह से जो वो लाइबल होंगे, एंड राइट विक्टोरियन क्लॉज इवन 1850 एक्ट के भी जो हैज अगेन वेंट बैक टू 21st and 22nd विक्टोरियन क्लॉज ऑफ 106। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ विलियम फोर्ड क्लॉज। तो आप ये देखिए कि कहाँ से ये हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं लाइबिलिटी, उनको लाइबिलिटी उनकी टू मेक देम लाइबल, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया। वो कहते हैं कि जैसा वो ब्रिटिश के टाइम में था, ब्रिटिश वास्तव कहते हैं कि जैसा वो पहले एक्ट में थे। पहला एक्ट कहता है जैसे इससे पहले एक्ट में जितने लाइबल थे, उससे पहले एक्ट में वो कहते हैं कि जैसे एज दे वर लाइबल prior to this act. So all this is how the entire history is given right from paragraph 13 to paragraph 14, 15 and 16। ठीक है। और यहाँ पे अगेन सॉवरेन पावर्स का जो था एक का इशू आया। अब वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट वुड नॉट बी लायबल बिकॉज दिस इज आर द सॉवरेन पावर्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखो दो चीजें नहीं आती है, तो सॉवरेन पावर्स एंड सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो देखो, just now I told you that the state tried to claim immunity because they said it is a sovereign functions. Now, can any one of you tell me what is sovereign? What do you mean by word sovereign? कभी सुना है ये word? जल्दी से बताओ। Sovereign is independent of others. Okay, what else? The one is having the supreme authority over others or its subjects, Yes. देखो sovereign, Having the supreme authority and over its oneself. decision okay. and its Okay. decision is final on its own, and nobody, and he is not bound to follow someone else. अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, आर यू रीडिंग ऑस्ट्रीन? पढ़ रहे हो No, ऑस्ट्रीन? yes, ma'am. Yes, ma'am. We have read them. Yes, I'm पढ़ रहे हैं उसके। हाँ, तो देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप लॉ की बात करते हो तो ऑस्ट्रीन हैज सेड लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, Yes, ma'am. एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। Yes, ma'am. Okay, till date it is true. Sovereign may be a king, sovereign may be a parliament, sovereign may be anything, but yes, जो उन्होंने लॉ बना दिया वो ही लॉ होगा। तो सोवरेनिटी की डेफिनेशन भी ऑस्ट्रीन ने बहुत अच्छी दे रखी है, एंड दिस इज हाउ द सोवरेनिटी इज शुड बी, एंड मीन टू से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सोवरेनिटी का यही है, that it is indeterminate, it is indivisible, it is supreme, it is in a you know habitual obedience, he seeks habitual obedience, right? तो ये सब है ना उनके डेफिनेशन में पढ़ा होगा तो। ठीक है। मैम वो मैम एक चीज पूछनी थी मैम, ये पैराग्राफ 11 मेरे को कहीं दिखा ही नहीं, मैं उस समय बोल दिया थोड़ा है उसमें। अच्छा मैं अच्छा, 10 के बाद अरे नहीं इसमें नहीं, डायरेक्ट देखो 12 है। नहीं नहीं, इसमें है ना 10 के बाद 11 भी है और 12 भी, आप देखो पेज नंबर 188 पे ब्रदर, लास्ट में 180 8 पे 10 लास्ट में, पैराग्राफ हाँ 10 के लास्ट में। नीचे दो लाइन में, फिर अगले पेज पे कंटिन्यू है 189। 189। हाँ, मतलब 188 से शुरू है, 189 पे चल रहा है। मैं आपको वो भेज दूंगा फोटो, कोई बात। ठीक है। नहीं, हम लोग तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यापति वाले में मैम कह रही थी ना। बस कोई गाल चल रहा है। कस्तूरी लाल है अब, कस्तूरी लाल। ओ- ठीक है। ओके चलो मैम, कोई गॉट बात इट, नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। चलो, किसी को कोई नहीं समझ में आता तो वो दोबारा पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, तो देखो एक होता है सॉवरेन फंक्शंस, एक होता है नॉन सॉवरेन फंक्शन, और यहाँ पे यही थ्योरी जो थी अब प्लीड होने लगी। अब वो कहते हैं कि स्टेट कैन नॉट बी सूड इन इट्स कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अ सॉवरेन एक्शंस। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी है कि आप अपनी गवर्नमेंट को अपनी कंट्री में स्यू नहीं कर सकते फॉर देयर सॉवरेन एक्शंस। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, बिकॉज यू आर नाउ जस्ट इन फर्स्ट ईयर, पर आप ये देखोगे कि जैसे इंडिया ने किसके साथ ट्रीटी करी, किसके साथ फॉरेन रिलेशंस करे, क्या इसके साथ क्या किया, राइट, वॉर डिक्लेयर करी, पीस डिक्लेयर करी, दैट यू कैन नॉट चैलेंज इन योर कोर्ट ऑफ लॉ। इट इज अ पब्लिक, इट इज अ पब्लिक पॉलिसी, और ये आपका एक्ट ऑफ स्टेट होता है जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट को अपने कंट्री में चैलेंज नहीं कर सकते, कुछ चीजों पर, हर चीज पे नहीं, कुछ चीजों पर। और जिन चीजों पर आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, एक्चुअली में दीज आर सॉवरेन फंक्शंस। What we mean by sovereign functions, मतलब these are the functions which can be performed only by the state
देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट टू परफॉर्म दोज फंक्शन, जैसे कि डिक्लेयरिंग वॉर, डिक्लेयरिंग पीस, रेजिंग आर्मी, प्रिंटिंग करेंसी। आप समझ रहे हो? ये काम कोई और दूसरा नहीं कर सकता है। आर यू फॉलोइंग? हेलो? Yes, हाँ ma'am, हाँ following. हाँ हाँ Yes, हाँ ma'am. हाँ Yes, Yes, ma'am. ma'am, Yes. following. हाँ, बताओ, इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। समझ में आ गया? यू हैव अ क्वेश्चन तैयब? No, समझ आ गया मैम, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि नाउ मेंटेनिंग द पुलिस स्टेशन इज अ सॉवरेन फंक्शन, क्योंकि ये कोई पब्लिक प्राइवेट पर्सन तो नहीं कर सकता, राइट? तो अगर उस सॉवरेन फंक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ दैट सॉवरेन फंक्शन, इफ एनी ऑफिशियल कमिट्स एनी नेग्लिजेंट एक्ट और एनी टॉर्चरस एक्ट, द स्टेट वुड नॉट बी लायबल। ठीक है। और यहाँ आप देखोगे कि अगेन इसलिए उन्होंने यही कहा कि दैट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, द कॉज, मीन टू से, जो आपका जो क्या कहते हैं, जो क्लेम है, द नेचर ऑफ क्लेम इन द विद्यावती वाज डिफरेंट। इट वाज जस्ट रिलेटेड टू द ड्राइविंग ऑफ अ कार व्हिच any individual or any person could do, but maintaining the police station is not, any person could not do, राइट? और यही उन्होंने जो था इस तरह से, दिस इज हाउ दे ट्राई टू कन्विंस द कोर्ट। और इसी के साथ उन्होंने काफी केसेस को भी कोट किया, जैसे कि आपका यहाँ पे पैराग्राफ 22 में एक केस दिया गया है, शिव भजन दुर्गा प्रसाद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो Yes. राइट, तो the principle on which the decision was based was that the state to be that where the duty to be performed is imposed by law and not by will of the party employing the agent. The employer is not liable for a wrong done by the agent in the employment. ठीक है। State Secretary, paragraph 23, Secretary of State versus India in Council, Ecocraft case, right? And it was a case related to the maintenance of the military road, and the Madras High Court held that the plaintiff had in law no cause of action against the Secretary of State for India in Council in respect of act done by the East India Company in exercise of sovereign functions, because the conclusion was based on finding that provision and the maintenance of roads, especially a military road, is one of the functions of the government carried on in the exercise of sovereign functions and is not an undertaking which might have been carried on by private persons. तो आप अगर वो काम कर रहे हो जो कोई भी कर सकता है, तो it means there is nothing sovereign about it. But if you're doing the work which an ordinary person or private person cannot do, then yes, this is a sovereign function. और अगर आप उस sovereign function को करते हुए कोई negligent act करते हैं, tortious act करते हो, then you would not be liable. ठीक है। और इसीलिए, और इसी तरह से एक उमा प्रसाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी केस है। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही था कि मतलब ठीक है। तो आप अगर एक पब्लिक सर्वेंट है और आप एक स्टैट्यूट के अंडर पावर एक्सरसाइज करते हो, और राइट, so तो that power can also be taken as a delegation of a sovereign powers, right? और अगर कोई wrongful act आप करते हो तो you would not be liable। ठीक है। इसीलिए स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो है, जो क्लेम इन द स्टेट ऑफ राजस्थान और जो उसका रेशो है या जो उसका क्लेम था, इट इज टोटली डिफरेंट इन द प्रेजेंट केस। और इसीलिए द कोर्ट एक्चुअली gave immunity to the state of UP, and the state was decided in favor of state of UP। और क्या कहते हैं, कोर्ट ने जो था मतलब प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दिया, इवन दो। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि देखो, कोर्ट ने सॉवरेन फंक्शंस की, दिस थ्योरी ऑफ सॉवरेन फंक्शंस और सॉवरेन फंक्शंस को देखते हुए, क्योंकि बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ द पुलिस स्टेशन इज अ सॉवरेन फंक्शन, वो कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो था, स्टेट ऑफ यूपी वाज नॉट लायबल इवन दो द एम्प्लॉइज वर नेग्लिजेंट, राइट? बट at the same time, the court was not happy over the situation prevailing in the country. कोर्ट ने यहाँ पे बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन किया कि देखिए, ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ठीक है, आप स्टेट को लायबल नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट वेरी गुड गुड मीन टू से थिंग
reason being because a poor petitioner who lost everything and the state is not liable, right? Or right. So and you know the state could not be made liable. और हम जो पुराने जो केसेस चलते आ रहे हैं सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस का जो which was the theory laid down by the Peacock, we are still subscribing to that. तो ये जो प्रेजेंट लॉ है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है. इस लॉ को जब आपके क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट से इंग्लैंड द प्लेस ऑफ इट्स बर्थ यू नो it got changed even in England. Why not in India? So in this case the court suggested the parliament or legislature कि इस लॉ को जो है चेंज किया जाए एंड स्टेट शुड बी मेड लायबल, राइट. बट लेकिन डिसीजन यही हुआ कि यूपी जो स्टेट था वो लायबल नहीं कहा गया. और बट कोर्ट ने जो था अपना एक व्यू पॉइंट रखा कि ये जो लॉ है इट इज नॉट अ वेरी गुड लॉ, राइट. और इसी के साथ आप ये भी देखोगे कि हमारे पास एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है विच एक्चुअली delve into this ये 1956 की जो कि लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्चर्स एक्ट को डील करती है. तो इवन द लॉ कमीशन टू अंडरटुक दिस जॉब टू लुक इनटू दीज थिंग्स. लेकिन फिर हमारे अब नेक्स्ट क्या होता है वो हम अब आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है. तो अभी फिलहाल हम ये दो केस लॉ को वाइंड अप करते हैं. तो जहाँ पे कस्तूरी लाल रेला केस में जो था the decision was no, the state is not liable, and they have subscribed to this sovereign functions and non-sovereign functions. ठीक है, मम्मी जजमेंट में सब फाइन. क्यों होता है ना, ये मतलब मैं स्टार्टिंग में तो हम कोर्ट में हम सही से मतलब बताता ना, ये सब लास्ट में आके पूरा हम चेंज हो जाता है. इसमें देखो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में तो नहीं मैं नहीं, वाई गैस लेवल होगा, पर अब लास्ट में आके मतलब कोर्ट में ऑब्जर्व कर दे कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम मैंने आपको ये कहा ना कि देखो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में चीज कही थी ऐसा नहीं होता कि कोर्ट ने ऐसा क्यों करा. देखो जो लॉ का डेवलपमेंट होता है वो भी एक वो कुछ चीजों में रिवोल्यूशनरी हो सकता है बट कुछ चीज में जो होता है वो स्लो पेस में होता है. तो हम लोग को 1950 से लेके 90 मतलब 2023 तक आप ये देखिए इवन वी टुक द टाइम. एक टाइम था जिस प्रिंसिपल्स को हम अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे आप कितने जजमेंट पढ़ोगे तो जो जजमेंट आपको पहले बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट और बहुत अच्छी समझी जाती थी उसी को ओवर रूल किया गया, ठीक है. तो क्योंकि हमारा लॉ भी धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है तो उस टाइम क्योंकि हम लोग अपने जो कॉलोनी होते जो आप ये कह दीजिए कि माइंडसेट था. एक तो ये भी चीज हो सकती है. दूसरी चीज ये थी कि हमारा लॉ खुद इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है. तो कुछ जजेस होते हैं वो रिवोल्यूशनरी होते हैं कि वो दे डिसरिगार्ड द और वो एक बिल्कुल ही एक होता है ना बिल्कुल एक न्यू जजमेंट की टाइम से जो बहुत ही एडवांस होती है. बट लॉ भी अपने स्लो पेस पे डेवलप होता है. और उस टाइम वी एक्चुअली सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी ऑफ सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शंस. आज हम इस स्टेज पे आ गए जहाँ की हम सॉवरेन फंक्शंस को हम मजाक उड़ाते हैं बिकॉज नथिंग इज सॉवरेन एज सच. बहुत ही कम चीजें रह गई हैं जो आप सॉवरेन को कह सकते हो. वॉर, पीस, ट्रीटी, करेंसी, ठीक है, रेजिंग आर्मी, इन सबको छोड़ दिया जाए तो कुछ सॉवरेन नहीं है अब. क्योंकि हर वो काम जो गवर्नमेंट करती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करती है. तो अब आप उनको इम्यूनिटी नहीं दे सकते इतनी. लेकिन तब जो था गवर्नमेंट का होल्ड जो था और गवर्नमेंट वाज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग इन ऑल एरियाज. तो यही होता है कि देखो हमारे अपने को इवॉल्व करने में मतलब हर सिस्टम हर पर्सन इवॉल्व होता है. आप अपने आप को भी देखते होंगे. तो आप जो ऐसे 15 साल में थे या 16 साल में थे तो आज आप 20 में ऐसे नहीं रहोगे. आप 20 में जैसे हो आप ऑब्वियसली जब आप 30 में होगे आप देखोगे आप 30 में वैसे नहीं हो. आप अपनी कमियों से सीखोगे, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे. आप टाइम को भी आपको सिखा देगा, ठीक है. तो ये सबके साथ होता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया या कोर्ट गलत था. तो बहुत लोगों को आप देखोगे पुराने दिमाग के जो शायद पहले बहुत ही चीजों बड़े ऑर्थोडॉक्स होते थे बट विद द टाइम दे हैव बिकम लिबरल्स, राइट. तो अब मुझे नहीं पता तो आप तो बड़ी नई जनरेशन को तो आप तो ऑलरेडी बड़े लिबरल हो बट हमारे टाइम में ऐसा जरूर है यस. विटनेस किया है ना. तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोड गलत था या कुछ था. इवोल्यूशन की एक स्टेजेस होती है, एक टाइम होता है, दैट्स इट, ठीक है. तो ये होता है और ये जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे, दूसरी चीजें पढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा.
ठीक है ना। एक तरफ हम देखो ना, पहले हमारे ट्रांसजेंडर्स, उनको कोई राइट नहीं था, हम लोग तो मतलब लेकिन अब देखो ट्रांसजेंडर्स हो गए, गेज हो गए, हम उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, एवोल्यूशन है। दैट वी हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देम, कि जिस चीजों को हम बात करते हैं उससे भी घबराते थे, या जहां हम उन चीजों को एक्नॉलेज ही नहीं करते थे। तो ऐसे ही होता है, ऐसे डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन होता है ये, है ना। यस ठीक मैम। है, चलो। तो अच्छा, एक काम आप बच्चे करोगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे ये अटेंडेंस का। हमें यस 49 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, एक दो तीन ओके मैम। वन ठीक है। डबल सेवन भी देखो बेटा, मैं ऐसा है कि मैं मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक यस है। मैम, मैं सेंड कर। मैम हाँ, ये मे जो बी जितने सम भी, ऑफ द पीपल आर नॉट विद देयर रियल नेम्स। अरे कोई बात नहीं, उनको अटेंडेंस मिल जाएगी, आप उनके रोल नंबर भेज देना। तो स्क्रीनशॉट दो, एवरीवन विल गिव देयर रोल नंबर। क्योंकि देखो, मैं अगर रोल अटेंडेंस लूंगी ना, आई एम सो यस मैम। सॉरी, आई कैन नॉट टेक, आई गिव अटेंडेंस, ओके। और ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगी, बट आई हैव टू टेक माय बेबी, आई एम सो ओके मैम, सॉरी। मैं स्क्रीनशॉट ठीक है, लेके मैम उन लोगों का रोल नंबर थैंक ले यू लूंगा। मैम, ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर फॉर द क्लास। कोऑपरेशन। हाँ, मैं थोड़ा अभी लेफ्ट ज्यादा मत क्लास करना, लेना अभी चाहती लेफ्ट मत थी, करना, लेकिन ठीक है। मतलब मेरी थोड़ी लिमिटेशन हो गई, हाँ ठीक है। मैम प्लीज, तो थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक फॉर यू, द क्लास। थैंक यू टू यू एज वेल, बहुत Thank you अच्छा so much, कोऑपरेशन। ma'am. Thank you, ma'am. थैंक थैंक यू यू। मैम। यार बाकी लोग ना अभी वो मत लीव मत करना, मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लूँ। मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। आपको अपने आप जो है लीव कर जाना, ओके। बिकॉज हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट करूँगी तो इट विल, कॉल विल बी एंडेड, है ना। ओके यस मैम। Okay, ma'am. ओके ओके ओके। Okay. ओके मैम, स्क्रीनशॉट सेव हो गया, नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट कर सकते हो यार, स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने। Okay. Okay. Thank you. थोड़ी सी और भेजते हैं ना, मजा आ रहा है। ओके डियर। ठीक है कि नहीं? इसकी गिविंग अटेंडेंस की 8। दर्शन, दर्शन, जी भाई। अब लास्ट में ज्वाइन करके अटेंडेंस लगवाने वालों। यार लास्ट में ना आए, 1 घंटा बिताया है। 1 घंटा बिताया है। अरे मुझे हाँ। कॉल आ गई थी यार, एक मुझे कॉल आ अरे गई थी, मैं लेफ्ट यार, हो गया था लास्ट। सब्जी बनाते बनाते पूरा लेक्चर सुन लिया। चल कोई नहीं, कुछ तो समझ में आया। सॉवरेन फॉवरेन कौन सा केस पढ़ा रही थी मैम? ये पीजी वाले बच्चे खाना बना रहे थे बेचारे, जो रूम लेके रेंट पे रह रहे हैं। खाना बनाते बनाते क्यों क्यों अरे रोटियां यार बन रही वही है, तो रोटियां बनते परेशानी बनते। है। मैम मैम ने टाइम ही ऐसा रखा, उसी टाइम खाना बन रही है, उसी टाइम पढ़ रही। अरे मैं पीजी खुद वाले यार तो बाहर चलो हूँ। मजे में के खाना खा लेंगे आराम से। Ma'am is listening everything, guys. अरे बंद कर यार मैम है। मैम सब सुन रही हैं मैम भाई। इज मैम इज